हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे भारत में मानव पूंजी के निर्माण के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और जो है जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मानव पूंजी, सबसे पहले हम इस बात का जो है अध्ययन कर लेते हैं कि मानव पूंजी होती क्या है। देखिए, मानव पूंजी जो होती है ना, देश के व्यक्तियों में निहित है। ठीक है, क्या है? जो कौशल होता है और उनका जो उत्पादकीय ज्ञान होता है, इस स्टॉक को कहते हैं मानव पूंजी। और ये जो मानव पूंजी है ना, किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाली कौशल, क्षमता, सुविज्ञता, शिक्षा ज्ञान, इन सब का भंडार है और यही है मानव पूंजी। देखिए, बाकी सारी पूंजियाँ जो हैं वो मानव पूंजी के बिना जो है निराधार है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो मानव पूंजी है ये ऐसे व्यक्तियों का स्टॉक है जो अपनी शिक्षा, कौशल के साथ देश के उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादकीय योगदान देते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे मानव पूंजी के निर्माण के बारे में भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात हम ये जान लेंगे कि मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण, मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। दूसरा, हम ये जान लेंगे कि मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे। तीसरा, हम ये जान लेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझ लेंगे। और चौथा, भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी जो है हम प्राप्त करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करते हैं। देखिए, ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं ही हैं, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। ठीक है, इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान जो है अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उससे के जो है और भी अधिक मूल्यवान लाभ है। ठीक है, शिक्षा जो है लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति, गौरव प्रदान करती है, उसे समाज में रहने लायक बनाती है, यानी कि वेल रेपुटेटेड पर्सन बनाती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने की योग्यता जो है सक्षम बनाती है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करती है शिक्षा, और नया जो परिवर्तन होता है उसको बढ़ावा भी देते हैं। ठीक है, शिक्षित श्रम जो है शक्ति की उपलब्धता, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश में जो है शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं। क्यों? क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को तेज करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव पूंजी का निर्माण जो है ना, कौशल का निर्माण जो है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति के विकास के लिए भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देश जो है जनशक्ति और जो है योग्यता, कुशलता की दृष्टि से विशिष्टता प्राप्त कर सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मानव पूंजी है ना, मानव पूंजी जो शब्द है इसका प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। अगर मैं संकुचित पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मानव पूंजी में विनियोजन का अर्थ जो है शिक्षा और प्रशिक्षण पर व्यय करना है, जबकि व्यापक अर्थ में आप समझने का प्रयास करेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से लगाया जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं मानव पूंजी क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप बुक के रेफरेंस में भी पढ़िए। देखिए, जिस प्रकार एक देश अपनी भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। देखिए, मैं एज अ टीचर बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराती हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं एक मानव पूंजी हूँ। डॉक्टर मरीजों को देखते हैं, उनकी जान बचाते हैं, तो वो मानव पूंजी हैं। इंजीनियर जो कि कई सारी मशीनरीज बनाते हैं, वो क्या है? मानव पूंजी हैं। ठीक है, तो समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है।
मानव पूंजी नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन करेगा? यूज़ तो छोड़िए, टेक्नोलॉजी बनाएगा कौन? ये जो सारी टेक्नोलॉजी जो बन रही है वो किसकी उपज है? किसके दिमाग की उपज है? मानव पूंजी के ही तो दिमाग की उपज है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए ना मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। आप सभी को पता है मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। ठीक है, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी का कोई संबंध है? बिल्कुल। आर्थिक समृद्धि कब होगी? जब वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानवों का, वो शिक्षित रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो वेल एजुकेटेड रहेंगे तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। वो वेल एजुकेटेड रहेंगे तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा रहेंगे। वो वेल एजुकेटेड रहेंगे तो वो स्वास्थ्य रूपी उपचार भी अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। देखिए, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक बहुत प्रमुख स्रोत माना जाता है और इसके अतिरिक्त निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन, सूचना, इन सब को जो है मानव पूंजी के निर्माण के ये जो सारे जो हैं ये अन्य स्रोत हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? भाई, आपने सोचा है कि आपके माता पिता आपको आखिर शिक्षित कर क्यों रहे हैं? मैं बताती हूँ आपको। आप शिक्षा प्रदान कर लेंगे, ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आप अपना स्कोप चुन लेंगे। ठीक है, आप अपना स्कोप चुन लेंगे तो उस लाइन में आप अपना जो है व्यापार और या फिर कह लीजिए कि आप अपना जो है नौकरी सर्च कर लेंगे और सर्च कर लेंगे तो आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनी जो है निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। ठीक है, और इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। ठीक है, हम LKG पढ़ते हैं, UKG पढ़ते हैं, 1 से 12 तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर जिस भी लाइन में जाना है आपको GE PG सब करते हैं। तो किस लिए करते हैं? स्कोप के लिए। और शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कौन कर सकता है? क्या एक बीमार व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। जब वो बीमार है तो वो मानसिक रूप से वो अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा, फिजिकल रूप से अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर ना एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय जो है मानव पूंजी के निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान यानी कि टीकाकरण, बीमारियों के क्रम में जो है उसकी चिकित्सा, सामाजिक आयुर्विज्ञान और उसके साथ साथ स्वच्छ पेय जल का प्रावधान, इन सब में खर्च होने वाली जो राशि है स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय जो है स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण मानव पूंजी का निर्माण एक स्रोत है। फर्में यानी कि कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म में के जो है अपने कार्यस्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है और दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षण का कुछ वहन व्यय करती है। और इसी कारण से जो फर्म है इस बात पर बल देगी ना कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें और इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए जो व्यय है इसकी उगाही अधिक उत्पादकता के आधार पर कर लेती है। ठीक है, लाभ के रूप में सफल रहती है। और कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया जो व्यय है इस पर भी दृष्टिगत से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है और ऐसे खर्च की तुलना में ना जो श्रम की उत्पादकता होती है इसमें वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान से के जो है आय से अधिक जो है रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवेशन मुख्य गांवों में बेरोजगारी के कारण ही तो होता है ना। ठीक है, तकनीकी शिक्षा, संपन्न अभियंता, डॉक्टर, ये सब जो है अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो प्रवसनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत, उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की
मानसिक लागतें भी जो होती है ना वो प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। लेकिन नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है, यानी कि प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है श्रम बाजार और दूसरे बाजार जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं, और वे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न व्यय जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, या फिर ये कह लीजिए कि क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत में दे रही हैं। ये जो जानकारी है मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त जो है मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है, और इसीलिए ना श्रम बाजार और अन्य बाजारों के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। देखिए, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है, और दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूप और प्रभावशाली असमानताएं हैं। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं भौतिक और मानव पूंजी के बारे में। देखिए, दोनों ही प्रकार की जो पूंजियां है ना वो सुविचारित निवेश निर्णयों के परिणाम से होती हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है, और इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मानव पूंजी का निर्माण का महत्वपूर्ण भाग जो है व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह ये निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि वह क्या अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक और समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज जो है उच्चतर स्तरों पर मानव पूंजी में निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवेश और जो मानव पूंजी है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, इन दोनों में भी बहुत अच्छा कोरिलेशन है। मैंने आपको बताया कि अगर एक मानव स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो देश की आर्थिक समृद्धि दर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है, किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? हम ये जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, और इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय भी अर्जित करता है। आप ये देखो, एज अ टीचर मैं शिक्षित हूँ, ठीक है, और आप एक नरेगा के मजदूर को ले लो जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो मेरे तरह कमा पाएगा? नहीं। क्योंकि उसके अंदर शिक्षा की कमी है, वो शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक समृद्धि की दर जो है वो बढ़ेगी शिक्षित लोगों से। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, और फिर जो है स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है जब वो बीमार नहीं रहेगा। आप ही देखो, आप जब बीमार नहीं रहते हो तो आप जितना काम कर पाते हो, और बीमार रहते हो तो आप कितना काम कर पाते हो, तो कंपैरिजन कर लो। इसी प्रकार देश के आर्थिक समृद्धि से भी रिलेशन है उसका, और इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यानी कि कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि, इनके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जो है व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है, यानी कि बढ़ाती है। ठीक है, मानव की संवर्धित उत्पादकता और मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि ये साथ ही साथ परिवर्तन को भी प्रोत्साहित कर जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इनको आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा जो है समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कार, नव परिवर्तन में सहायता मिलती है। और इसीलिए ना शिक्षित श्रम जो है शक्ति की उपलब्धता, नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, और इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण जो है मापन की समस्याएं हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए कि स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, नामांकन दर, इन सब के आधार पर शिक्षा का मापन जो है उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त तो नहीं कर पाती ना। और इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो मौद्रिक व्यय है, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दरों, इन सब देश की जनसंख्या, वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का ज्ञान नहीं हरा पाती है।
और यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित और विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें ना, तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों के साहचर्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि उतनी तीव्र नहीं हो रही है। ये मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी जो है और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि एक और जहां जो प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी का सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि की सहायता मिल सकती है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा भी गया था कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। आप सभी को पता है कि भारत हमारा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो हमारे यहाँ तो मानव पूंजी ही सर्वे सर्वा है। और मानव पूंजी का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि हम जो है, यानी कि हम जो है हम मानव पूंजी है और हम जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति बन जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ उपाय करना है। साथ ही ये वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। ठीक है, मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध भी स्पष्ट रूप से कठिन होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए सारणी में दिखाया गया है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है और जो है अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो ये सारी चीज़ें जो है दिखाई गई हैं। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा भी गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें कहा भी गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में जो बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम जो है करने लगेंगी। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, इन सभी विषयों की योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधन की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता, इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और जो है टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक परिवर्तन जो है मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। और इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही है जो वो भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च राह पर ले जा सकता है। हमारे यहाँ मानव पूंजी ही सर्वे सर्वा है और अगर सरकार इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेना, तो मैं बता रही हूँ चुटकियों में हमारा देश विकासशील से विकसित बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सरकार की पॉलिसीज़ ही समझ में नहीं आती हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पद पर ले जाएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से बताने का प्रयास करूँ मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, और इसमें जो है एक वृत्तीय, ध्यान रखेंगे, एक वृत्तीय संबंध है। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण एक उच्च दर, आर्थिक विकास की उच्च दर और आर्थिक विकास की उच्च दर मानव पूंजी निर्माण की उच्च दर को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि मानव पूंजी में निवेश करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं आर्थिक समृद्धि की उच्च दर। आप सुनते जाइएगा, यहाँ पे ले लेते हैं आर्थिक समृद्धि की उच्च दर। फिर आएगा यहाँ मानव पूंजी निर्माण के अधिक धन। ठीक है, फिर यहाँ आएगा मानव पूंजी में निवेश। फिर यहाँ आएगा सुविकसित मानव पूंजी।
और फिर यहाँ आएगा उत्पादकता, उत्पादन और कुशल में कुशलता में वृद्धि। तो यहाँ पे वृद्धि यानी कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि की उच्च दर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे आएगा आर्थिक समृद्धि की उच्च दर, यहाँ पे आएगा मानव पूंजी निर्माण के अधिक धन, फिर यहाँ पे आएगा मानव पूंजी में निवेश, फिर यहाँ पे आएगा सुविकसित मानव पूंजी, फिर क्या होगा उत्पादकता, उत्पादन एवं जो है कुशलता में वृद्धि। मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी जो है किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, और व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन और पलायन करते हैं, और इन सब से आर्थिक समृद्धि जो है होती है। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो इन दोनों में ही बहुत ही मजबूत संबंध है। मानव पूंजी जो है आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, कैसे प्रभावित करती है मैं भी ये बात बता दूं आपको। अगर एक देश का मानव अशिक्षित रहेगा, स्वास्थ्य रूप से जो है कमज़ोर रहेगा, कुपोषित रहेगा, स्वास्थ्य उसका नहीं सही रहेगा, तो मतलब डायरेक्टली वो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लोगों के ज्ञान और कौशल के माध्यम से अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद मिलती है। मानव पूंजी जो है लोगों के पास ज्ञान, कौशल, प्रेरणा को दर्शाती है जो आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं। मानव पूंजी जो है ये पता चलता है इससे कि हर कोई एक ही कौशल सेट या ज्ञान नहीं है। लोगों की शिक्षा में निवेश करके काम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखेंगे मानव पूंजी और मानव विकास। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। तो till then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.